नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत एक याद से करते हैं। आपको 2022 का वो दौर याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी थी। और तेल की कीमतें तो जैसे आसमान छू रही थी। बिल्कुल। और उसी माहौल में भारत ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसी फैसला लिया। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। भारत ने कहा हम रूस से तेल खरीदेंगे और वो भी भारी छूट पर। उस समय इसे एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा गया था, है ना? बिल्कुल, रणनीतिक स्वायत्ता का एक बड़ा उदाहरण। मतलब अपने देश के हित में फैसले लेना, भले ही दुनिया की बड़ी ताकतें आपसे खुश न हों। अमेरिका और यूरोप थोड़ा नाराज तो थे। हाँ, पर भारत अपनी जगह पर अड़ा रहा। और तर्क भी बहुत सीधा था। माफ कीजिए, हमें अपने 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ते तेल की जरूरत है। कागज पर तो ये देश के लिए एक जबरदस्त जीत थी। हमने अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही सीधा और जमीनी सवाल उठता है, जो शायद हर किसी के मन में आया होगा। अगर देश ने इतने अरबों डॉलर बचाए तो आम आदमी का पेट्रोल बिल कम क्यों नहीं हुआ? यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, बल्कि बिलियन डॉलर क्वेश्चन कहिए। सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरी, हमें रूस से उस पर भी डिस्काउंट मिला। लेकिन यहाँ भारत में पेट्रोल की कीमत वो तो 100 रुपए के आसपास ही अटकी रही। ऐसा लगा जैसे वो छूट हम तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही कहीं गायब हो गई, भाप बनकर उड़ गई। और यही आज की हमारी पड़ताल का मिशन है। वो पैसा आखिर गया कहाँ? देखिए, ये कोई साजिश की कहानी नहीं है, ना ही हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ सिर्फ सिस्टम की परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आंकड़ों को खंगाला, रिपोर्ट्स पढ़ी और पैसे के उस प्रवाह का पता लगाया। और जो सामने आया वो ये है कि ये छूट आखिरकार 3 खास जेबों में चली गई, आम आदमी की जेब तक नहीं पहुंची। हाँ, तो चलिए इस पूरी आर्थिक पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये 3 जेबें कौन सी थीं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जेब, ये है देश की बड़ी निजी तेल रिफाइनरियां। अच्छा। हम रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों की बात कर रहे हैं। इन्होंने इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ी और दिलचस्प भूमिका निभाई। दिलचस्प से भी ज्यादा मैं कहूंगा बहुत ही चतुर भूमिका। हाँ। उनका तरीका बहुत सीधा था, लेकिन असरदार। कैसे? इन निजी रिफाइनरियों ने रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदा। ठीक है। फिर उसे अपनी आधुनिक रिफाइनरियों में पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, इन सब में बदला। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। 1 मिनट, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। उन्होंने ये तैयार माल भारत में नहीं बेचा? बहुत ही कम। उन्होंने इस तैयार माल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में बेच दिया। क्या? उन्हीं देशों को। हाँ, विडंबना देखिए, ये वही देश थे जो रूस से सीधे तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा रहे थे। मतलब वो रूस से कच्चा तेल नहीं ले सकते थे, लेकिन भारत से रिफाइन किया हुआ तेल लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। कोई समस्या नहीं थी। वाह! मतलब उन्होंने कच्चा माल इंडियन डिस्काउंट पर खरीदा और तैयार उत्पाद ग्लोबल डॉलर मुनाफे पर बेचा। बिल्कुल, ये नियमों के दायरे में था। इसे कुछ लोग प्रोडक्ट लॉन्ड्रिंग भी कह रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से कानूनी था। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े देखें तो निजी रिफाइनरियों ने भारत के कुल रूसी तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा प्रोसेस किया, लेकिन देश के कुल तेल निर्यात में उनका हिस्सा लगभग 80% से भी ज्यादा था। 80%? हाँ, इससे उनके मुनाफे में जबरदस्त अभूतपूर्व उछाल आया। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जरूर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान से सीधे 10 रुपए किलो टमाटर खरीदे और फिर एक 5 स्टार होटल में उन्हीं टमाटरों का सूप बनाकर 500 रुपए में बेचे। सही बात। टमाटर की सस्ती कीमत का फायदा किसे मिला? होटल को? सूप पीने वाले ग्राहक को तो नहीं। ग्राहक ने तो मेन्यू कार्ड वाली पूरी कीमत ही चुकाए। बिल्कुल। और इस मामले में हम सब वो ग्राहक थे जो पेट्रोल पंप पर पूरी कीमत चुका रहे थे। ये बिल्कुल सटीक सादृश्य है। तो पहली जेब में पैसा इसी तरह गया, फायदा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में बड़े बड़े अक्षरों में छप गया। लेकिन पेट्रोल पंप के मीटर पर उसका 1 पैसा भी नहीं दिखा। ठीक है, तो ये थी पहली जेब और ये काफी बड़ी जेब लगती है। लेकिन अगर ये कंपनियां इतना जबरदस्त मुनाफा कमा रही थीं, तो क्या सरकार बस चुपचाप देखती रही? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से हम दूसरी जेब पर आते हैं, यानी सरकार की अपनी जेब। अच्छा। जब सरकार ने देखा कि ये कंपनियां अप्रत्याशित रूप से भारी मुनाफा कमा रही हैं,
मतलब एक ऐसा मुनाफा जिसके लिए उन्होंने कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की थी। वो तो बस सही समय पर सही जगह थी। बिल्कुल। तो सरकार ने कदम उठाया। जुलाई 2022 में सरकार ने विंडफॉल टैक्स नाम का एक नया कर लगाया। विंडफॉल टैक्स मतलब हवा से आए मुनाफे पर टैक्स। नाम तो काफी दिलचस्प है ना? सुनने में तो अच्छा लगता है कि सरकार ने कंपनियों के इस एक्स्ट्रा मुनाफे पर अपना हक जताया। हाँ, और उन्होंने लिया भी। इस एक टैक्स से सरकार ने अलग अलग समय पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए जमा किए। 44,000 करोड़? हाँ। अब इस रकम को संदर्भ में रखने के लिए सोचिए, ये रकम भारत के सालाना स्वास्थ्य बजट का लगभग आधा है। बाप रे। या इससे देश में कई नए एम्स या आईआईटी बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ठीक है, सरकार ने अपना हिस्सा लिया, ये तो अच्छी बात है, पर फिर भी सवाल वहीं का वहीं है। वो पैसा आम लोगों की जेब में क्यों नहीं आया? सरकार ने उस पैसे का क्या किया? यहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की तस्वीर सामने आती है। ये पैसा सीधे भारत के राजकोष में गया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका उपयोग देश के राजकोषीय घाटे को कम करने, बड़े बड़े हाईवे और पोर्ट्स बनाने, मतलब बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किया गया। राजकोषीय घाटा, इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। सोचिए कि देश एक परिवार है। अगर परिवार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है तो वो घाटे में है। ठीक है। देश के साथ भी ऐसा ही होता है। सरकार का खर्चा जब उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अच्छा। इस विंडफॉल टैक्स के पैसे ने उस घाटे को पाटने में मदद की। तो जैसा आपने पहले कहा था, इस पैसे ने देश के बही खाते को तो ठीक किया, लेकिन परिवार के बजट को कोई सीधी राहत नहीं दी। बिल्कुल। तो अब तक हमने दो जेबें देख ली हैं, प्राइवेट रिफाइनरी और सरकार, दोनों अच्छी खासी भर गईं। ऐसा लगता है कि कहानी यहीं पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन जब हमने सरकारी तेल कंपनियों के आंकड़ों को देखा तो एक तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली जेब सामने आई। हाँ, और ये वो हिस्सा है कहानी का जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बताइए। हम बात कर रहे हैं सरकारी तेल कंपनियों की। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां। हमारी अपनी PSUs। जी। और यहाँ का एक आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की एक तिमाही में इन तीनों सरकारी तेल कंपनियों का संयुक्त मुनाफा 457% बढ़ गया। क्या 457%? ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, ये आंकड़ा सही है। मतलब ये सिर्फ मुनाफा नहीं है, ये तो जैकपॉट लगने जैसा है। ऐसा कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक है। 2022 से पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, तब इन सरकारी कंपनियों को भारी घाटा हो रहा था। अच्छा, वो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने उन्हें घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी, ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम पड़े। अच्छा, तो वो उस समय एक तरह से महंगाई का झटका खुद झेल रही थी। बिल्कुल। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से $120 का तेल खरीदकर देश में $90-100 के हिसाब से बेच रही थी। उनकी बैलेंस शीट लाल निशान में थी। समझी। अब जब रूस से सस्ता तेल आया तो उनके पास दो रास्ते थे। या तो वो इसका फायदा ग्राहकों को देती और पेट्रोल डीजल सस्ता करती, या फिर वो इस छूट का इस्तेमाल अपने पुराने घाटों की भरपाई करने और अपनी वित्तीय सेहत सुधारने के लिए करती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, उनके लिए ये सस्ता कच्चा तेल एक लाइफलाइन जैसा था। इसने उनकी बैलेंस शीट को लाल से वापस काले रंग में ला दिया। तो रूस से मिली छूट ने उनके बैंक खातों को ठीक किया, आम नागरिकों के नहीं। वो अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा रही थी। एक तरह से हाँ। और सरकारी तेल कंपनियों ने अपने पुराने घाटे पाट लिए। हर किसी की वित्तीय सेहत सुधर गई, सिवाय उस आम आदमी के जो पेट्रोल पंप पर 100 रुपए का नोट देकर वही पुरानी मात्रा में पेट्रोल भरवा रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाता है। क्या? जिसे अर्थशास्त्री विकास का विरोधाभास कहते हैं। विकास का विरोधाभास? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो देश अमीर हुआ, कंपनियां अमीर हुई, लेकिन आम आदमी का क्या? वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्क को देखना होगा। ये सुनने में भारी शब्द लगते हैं, पर नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। मैक्रो यानी बड़े स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था। ये वो हेडलाइन है जो आप अखबार में पढ़ती हैं, भारत की GDP बढ़ी, व्यापार घाटा कम हुआ। ठीक है। और माइक्रो यानी व्यक्तिगत स्तर पर आपका और मेरा घरेलू बजट। ये वो एहसास है जो आपको महीने के आखिर में अपने बैंक अकाउंट को देखकर होता है। तो इस मामले में मैक्रो स्तर पर तस्वीर बहुत गुलाबी दिख रही थी। बहुत ज्यादा।
आंकड़े बताते हैं कि भारत ने रूसी तेल पर छूट से लगभग 120 अरब डॉलर की बचत की। 120 अरब डॉलर? हाँ, हमारा व्यापार घाटा, जो कि एक बड़ी चिंता थी, वो कम हुआ। देश की जीडीपी मजबूत बनी रही, जबकि दुनिया के कई बड़े देश मंदी से जूझ रहे थे। मतलब देश का रिपोर्ट कार्ड A+ ग्रेड दिखा रहा था। आप कह सकते हैं, वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक ताकत का लोहा माना गया। ये सब मैक्रो स्तर की शानदार जीत थी। लेकिन माइक्रो स्तर पर, यानी आम आदमी की जमीन पर, कहानी बिल्कुल अलग थी। एकदम उल्टी। माइक्रो स्तर पर उसी दौर में आम लोगों की बचत दर घटकर 47 साल के निचले स्तर पर, यानी लगभग 5.1% पर आ गई। सिर्फ 5.1%? हाँ, इसका मतलब है कि लोग अपनी कमाई का बहुत छोटा हिस्सा ही बचा पा रहे थे। उसी दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों पर महंगाई 9 से 12% तक बढ़ गई। तो एक तरफ देश का खजाना भर रहा था और दूसरी तरफ आम आदमी का बटुआ खाली हो रहा था। तो क्या ये कहना सही होगा कि देश की आर्थिक सेहत सुधर रही थी, जबकि देश के नागरिकों की आर्थिक सेहत बिगड़ रही थी? ये तो बहुत अजीब विरोधाभास है। हमने हमेशा ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की बात सुनी है कि जब ऊपर समृद्धि आती है तो वो रिस्क कर नीचे तक पहुंचती है। हाँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि फायदा नीचे से ऊपर की ओर सोख लिया गया। ये ट्रिकल अप इकोनॉमिक्स जैसा लग रहा है। कई अर्थशास्त्री इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही विकास का विरोधाभास है। राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज की गई जीत का फायदा जमीनी स्तर तक पहुंचा ही नहीं। उसे कॉरपोरेट और सरकारी स्तर पर ही पूरी तरह से सोख लिया गया। हाँ, सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया था, या कहिए कि उस समय की जरूरतें ऐसी थीं कि फायदा ऊपर ही जमा हो जाए। तो ये पूरी कहानी हमें राष्ट्रीय हित के अर्थ पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। जब हम कहते हैं कि कोई फैसला देश के हित में है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े और व्यापार घाटे का कम होना है, या फिर इसमें एक आम नागरिक का जीवन स्तर, उसकी बचत, उसकी खरीदने की क्षमता भी शामिल होनी चाहिए? यह आज के दौर का सबसे जरूरी सवाल है। क्या अर्थव्यवस्था लोगों के लिए है या लोग अर्थव्यवस्था के लिए हैं? ऐसा लगता है कि भारत ने भू राजनीति का वैश्विक शतरंज खेलना तो बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसमें कोई शक नहीं। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन अब शायद घरेलू अर्थशास्त्र का खेल सीखने की जरूरत है, जहां राष्ट्रीय जीत का मतलब हर एक नागरिक की जीत हो। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगली बार जब आप किसी भी बड़े आर्थिक मास्टर स्ट्रोक के बारे में सुने, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, तो एक सवाल जरूर पूछें। क्या ये देश की बैलेंस शीट के लिए जीत है या देश के हर घर के बजट के लिए? क्योंकि एक सच्चे और मजबूत लोकतंत्र में दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। दोनों को एक ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दोनों का मतलब एक ही होना चाहिए।